about the gynecology and obstetrics. The gynecology and obstetrics is the branch of medical science, especially it is related to the surgical field. These two branches of the medical science are related with the female health. It deals about the female care. So at first we will deal about the gynecology. Gynecology have two spellings in the first spelling A is present and another is A is absent. Both are correct. So gynecology is the branch of medical science which deals with health care of the female reproductive system. It deals with the health care of the female reproductive system. It includes disease diagnosis and treatment of the reproductive system of the female. Okay. In the obstetrics, it is also the part of medical science. It includes pregnancy, childbirth, and postpartum period in the female. It includes the pregnancy, it is also known as a gestation period, childbirth, which is also known as the parturition, and the postpartum period. So it also includes obstetrics, also includes midwifery. अब हम लोग बात शुरू करते हैं, रिप्रोडक्टिव की बात आई है, रिप्रोडक्शन की बात आई है. तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द देयर इज प्रोडक्शन ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म. एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होना, उसी को हम लोग प्रजनन कहते हैं. तो आप लोग जानते हैं कि जो आपका रिप्रोडक्शन है दो टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. In the case of humans, there is sexual reproduction, यानी कि reproduction which involves the gamete, it is known as the sexual reproduction. जब हम लोग बात करेंगे reproduction की, तो reproduction में हम लोग gametes की बात करते हैं, क्योंकि reproduction होने के लिए gametes जरूरी है, involvement of gametes जरूरी है. और जब इस चीज की बात करेंगे, और खासकर गायनिकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में अगर आपको समझना है तो आपको गेमेटोजेनेसिस समझना पड़ेगा. जब गेमेटोजेनेसिस समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि हाउ द मेंस्ट्रुएशन ऑकर, क्या जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है एक फीमेल के केस में वो एक प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, एक सर्टेन स्टेज में स्टार्ट होता है, क्या उससे पहले क्या कोई भी रिप्रोडक्टिव फंक्शन नहीं होता है. तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग को गेमेटोजेनेसिस को समझना पड़ेगा. और फिर हम लोग समझते हैं गेमेटोजेनेसिस. हम लोग देखते हैं गेमेटोजेनेसिस. तो गेमेटोजेनेसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है. गेमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ गेमेट्स. इसका गेमेट्स का जो गेमेट्स है, या उसी को हम लोग सेक्स सेल्स कहते हैं, उसके डेवलपमेंट और उसके मैच्योरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? गेमेटोजेनेसिस कहते हैं. इन द ह्यूमंस देयर आर टू सेक्सेस, मेल एंड फीमेल. तो मेल के केस में आपका जो गेमेटोजेनेसिस होता है वो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस. क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस. और फीमेल के केस में होता है आपका oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ व्हिच इज द मेल गेमेट. स्पर्म का बनना या स्पर्मेटोजोआ का बनना, जो मेल गेमेट होता है उसी को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. और फीमेल के केस में ओवम का बनना व्हिच इज नोन एज द फीमेल गेमेट, इज नोन एज द oogenesis. चूंकि हम लोग यहाँ पे गायनेकोलॉजी के बारे में डील कर रहे हैं, सो हम लोग बात करते हैं oogenesis. oogenesis. तो oogenesis क्या होता है? It is the process which includes development and maturation of the ovum or female gamete. फीमेल गेमीट या ओवम के विकास और उसके मैच्योरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं.
तो oogenesis स्टार्ट कब होता है? सबसे बड़ा सवाल कि oogenesis स्टार्ट कब होता है? आश्चर्यजनक बात होती है कि जब एक इम्ब्रियो 3 वीक का होता है, जब एक इम्ब्रियो 3 वीक का होता है, उसी समय से oogenesis स्टार्ट हो जाता है। यानी एट द टाइम when the sperm of father and ovum of mother get fertilized to form a single cell known as zygote, और ए zygote फर्दर वेरियस स्टेज में अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। उसके बाद जब एक 3rd वीक का पहुंचता है, ये जब आपका 3rd वीक का पहुंचता है, यानी कि इम्ब्रियो एट 3rd वीक, इम्ब्रियो एट 3rd वीक, तो ये बनाता है आपका प्राइमोर्डियल जर्म सेल, और इसी को कहते हैं हम लोग प्रिमिटिव जर्म सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? पीजीसी। क्या बोलेंगे? पीजीसीएस बोलेंगे। खास बात यह है कि जितने भी टाइप के, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसमें जो गेमिट जो बनेगा इन्हीं आपके दो सेल से बनेगा, दैट इज द प्राइमोर्डियल जर्म सेल और प्रिमिटिव जर्म सेल। द स्पर्म एंड ओवम गेट्स इनिशिएटेड फ्रॉम द प्राइमोर्डियल जर्म सेल और प्रिमिटिव जर्म सेल। तो हम लोग oogenesis की बात करते हैं, तो हमने देखा कि 3rd वीक में क्या बना आपका प्राइमोर्डियल जर्म सेल या प्रिमिटिव जर्म सेल। एक 4th वीक में यही प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होता है 4th वीक में कहां चला जाता है? आपके गोनैड्स में चला जाता है। कहां चला जाता है? 4th वीक इन गोनैड्स। सर आपका माइक म्यूट है। ओके, तो आपका जो माइटोसिस है, माइटोसिस और मियोसिस, मियोसिस में 2 फेज होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, ये आप लोग जानते होंगे। अब क्या होता है कि 4th वीक गोनैड्स में जाने के बाद एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल का आपका माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक, और क्या बन जाता है? वो oogonia बन जाता है, oogonia। नाउ प्राइमोर्डियल जर्म सेल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द oogonia। अब यहां पे क्या होता है कि आपका oogonia जो है, oogonia में आपका मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है, मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है। तो मैंने बताया कि किसी भी सेल डिवीजन का 4 स्टेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। एट द प्रोफेज दिस मियोटिक डिवीजन गेट्स अरेस्टेड। जो oogonia आपका किसमें एंटर कर गया? प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन, उसको हम लोगों ने क्या कह दिया? प्राइमरी oocyte। क्या कहा हम लोगों ने उसको? प्राइमरी oocyte कह दिया उसको। ओके, अब क्या होता है कि अब धीरे धीरे बहुत सारे oogonia और प्राइमरी oocyte का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, सबको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, दे अंडरगो द एट्रेसिया, ओके। अब क्या होता है कि जो प्राइमरी oocyte, some primary oocytes gets covered by thin follicular epithelial cell layer. Some primary oocytes gets covered by thin follicular epithelial cell layer. इसको हम लोग कह देते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ओके। अब इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल को छोड़ के, यानी कि जो प्राइमरी oocyte आपका किसके द्वारा कवर था? आपका थिन फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल लेयर के द्वारा कवर था, उसको छोड़ के बाकी के oogonia और बाकी के oocyte जो है वो किसमें चले जाते हैं? आपके एट्रेसिया में चले जाते हैं और दे गेट डिमिनिश्ड। अब हम लोग जब बात करते हैं
हम लोग देखा था कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल में या प्रिमिटिव जर्म सेल में आपका क्या हुआ था, ये बना था आपका, यहां माइटोसिस हुआ तो क्या बना आपका, उगोनिया बना। तो उगोनिया का अगर हम जीनोटाइप देखते हैं, उगोनिया का जीनोटाइप होता है 44+XX। क्यों? क्योंकि यहां पे माइटोसिस हुआ है एंड माइटोसिस में कभी भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस नहीं होता है। उसके बाद प्राइमरी oocyte बना, उसके बाद क्या बना आपका, प्राइमरी oocyte बना, यानी कि वैसे उगोनिया जो किसमें एंटर कर गए हैं, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन, प्राइमरी oocyte which have entered the prophase first of meiotic division। इसका भी आपका जो जीनोटाइप होगा क्या होगा, 44+XX। अब क्या होता है कि वैसे प्राइमरी oocyte जो कवर्ड होते हैं थिन फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल लेयर को, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ये भी आपका क्या टाइप है, आपका प्राइमरी oocyte का टाइप है, ठीक, ए टाइप ऑफ प्राइमरी oocyte। इसका भी क्या होगा जीनोटाइप का 44+XX। अब इतना प्रोसेस होने के बाद आपका प्रोसेस जो होता है वो पॉज हो जाता है। लेकिन जब प्यूबर्टी आती है, जब प्यूबर्टी आती है तो एक प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन जो है तो कहा जाता है अरेस्टेड प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन। जब प्यूबर्टी आता है तो क्या हो जाता है, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पे क्या हुआ आपका, कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। उसके बाद क्या होता है आपका, यानी कि आपका मियोटिक डिवीजन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। मियोटिक डिवीजन फर्स्ट के कंप्लीट होने के बाद आपका दो टाइप का सेल बनता है, दो टाइप का सेल बनता है। एक को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी oocyte और अनदर इज नोन एज द फर्स्ट पोलर बॉडी। इसका जो जीनोटाइप होगा, चूंकि मियोटिक डिवीजन एक रिडक्टिव डिवीजन होता है जिसमें आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट्स रिड्यूस्ड, तो इसका जो जीनोटाइप होता है वो होता है 22+X और इसका होता है, इसका भी 22+X होता है। फिर दोनों में अंतर क्या होता है, तो जब डिवीजन होता है तो यहाँ पे सिमिलर डिवीजन नहीं होता है। जब आपका प्राइमरी oocyte में प्राइमोर्डियल फॉलिकल में जब डिवीजन हुआ तो आपका इक्वल डिवीजन नहीं हुआ, एक में आपका नियरली ऑल साइटोप्लाज्म आ गया, नियरली ऑल साइटोप्लाज्म, और इसमें क्या हुआ आपका स्कैंटी साइटोप्लाज्म आया, बहुत कम अमाउंट में आपका साइटोप्लाज्म आया। तो विदाउट साइटोप्लाज्म दिस फर्स्ट पोलर बॉडी इज अनेबल टू सर्वाइव। ओके, विदाउट द साइटोप्लाज्म दिस पोलर बॉडी इज अनेबल टू सर्वाइव। अब क्या होता है कि जो सेकेंडरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte का ओवुलेशन होता है। सेकेंडरी oocyte का क्या होता है, ओवुलेशन होता है। सेकेंडरी oocyte का आपका ओवुलेशन हुआ। अगर ओवुलेशन होने के बाद, आप जानते हैं ओवुलेशन इज द प्रोसेस टू एस्केप आउट ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी। एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका ओवम एस्केप कर जाता है, कहां से, ओवरी से, बाय द रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिक्यूल। तो इसका दो फेट होता है, अगर ये ओवम सेकेंडरी oocyte अगर ओवुलेशन का प्रोसेस हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर नॉट फर्टिलाइजेशन,
नॉट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये डिजेनरेट कर गए, ये आपका क्या हो जाएगा, डिजेनरेट कर जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा आपका, यहां पे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन देयर इज कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड निम्योटिक डिवीजन, ठीक। तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड म्यूटिक डिवीजन। और इसके सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद आपका दो टाइप का सेल बनता है। एक जो बनता है आपका बनेगा आपका मैच्योर ओवम, क्या बनेगा आपका, मैच्योर ओवम, और दूसरा बनेगा आपका सेकेंड पोलर बॉडी। ओके, तो मैच्योर ओवम का आपका जीनोटाइप क्या होगा, 22+X, 22+X। इसी को हम लोग बाद में क्या बोलेंगे, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, इसी को हम लोग बाद में बोलते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियस, जो मेल के स्पर्म से फर्टिलाइज होकर क्या बनाएगा, आपका जाइगोट बनाता है। तो ये प्रोसेस, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द oogenesis। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और होगा कि आपको एक ओवम का स्ट्रक्चर समझना, ओवम का स्ट्रक्चर समझना। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, तो आपका जो मैच्योर ओवम होता है, हम लोग बात करते हैं जो मैच्योर ओवम होता है, मैच्योर ओवम इज द लार्जेस्ट सेल इन द फीमेल बॉडी, मैच्योर ओवम इज द लार्जेस्ट सेल इन द फीमेल बॉडी। like other cells it also contain cytoplasm, nucleus, cell organelles, plasma membrane, but it contain haploid number of chromosome, यानी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, वो 23 होगा, जिसका हम लोग डिस्कशन किया था, दैट जीनोटाइप वाज 22+X। तो जब हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं हम लोग वाइटेलिन मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या कहते हैं, वाइटेलस कहते हैं, और इसके साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या कहते हैं, वाइटेलस कहते हैं। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम इज नोन एज द वाइटेलस, या इसी को हम लोग कह देंगे आपका साइटोप्लाज्म। उसके बाद दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द ओवम, दिस इज द न्यूक्लियोलस एंड इट कंटेन्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 22+X। ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम, the plasma membrane of the ovum is known as vitelline membrane, the plasma membrane of the ovum is known as vitelline membrane, and outside the vitelline membrane there is a coating of thin transparent mucoprotein which allow the passage of material from the granulosa cells to the oocyte, and this is known as the zona pellucida, and this is known as the zona pellucida। और यहां पे आप देख रहे होंगे कि स्पेस है, दिस इज जोना पेलुसिडा एंड दिस इज द वाइटेलिन मेम्ब्रेन। ये जो स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं हम लोग पेरी वाइटेलिन स्पेस, पेरी वाइटेलिन स्पेस, यानी पेरी वाइटेलिन स्पेस इज द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द वाइटेलिन मेम्ब्रेन एंड द जोना पेलुसिडा, and it contains the polar body, it contains the polar body which only contain haploid number of chromosome, which only contain haploid number of chromosome। ये जो कोरोना रेडियाटा है, आप देख रहे हैं कि एक मुकुट की तरह है, ऐसे सजा हुआ है,
और ये बना हुआ होता है आपका ग्रेनुलोसा सेल से। कोरोना रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा इसको कहते हैं। ये आपका एक सराउंडिंग में अरेंज्ड है और बना होता है आपका ग्रेनुलोसा सेल से। और क्या है कोरोना रेडियाटा? इट इज ओनली प्रोटेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। इट इज प्रोटेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। तो कोरोना रेडियाटा इज मेड अप ऑफ granulosa cell which is made up of protective glycoprotein layer. So we will conclude this structure of ovum. Ovum is consist of cytoplasm, plasma membrane, nucleus. So cytoplasm of the ovum is known as the vitellus. Plasma membrane of the ovum is known as the vitelline membrane. Outside the vitelline membrane there is a thin transparent mucoprotein layer which contains the teeny channels, and it allows the transport of material from the granulosa source to the oocyte. Between the zona pellucida and the vitelline membrane there is a potential space, and this potential space is known as the perivitelline space, and it contains haploid number of chromosome in the form of polar body. Outside the zona pellucida the granulosa cells are arranged. Granulosa cells are arranged. Granulosa cells are made up of the protective glycoprotein layer, and this is arranged in the form of row in the particular manner in the form of corona radiata. Now, in the next class, we will discuss about the puberty. Thank you.